बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हमें फिजिक्स नहीं आती है बाबा, तो हम कहीं ना कहीं इस सोच में डूब जाते हैं कि यार यहाँ पर गणित का कौन सा सूत्र लगा होगा, गणित का कौन सा कॉन्सेप्ट लगा होगा, हमें फिजिक्स बहुत अच्छे से आती है। लेकिन हम कहीं ना कहीं अटकते हैं हमारी गणित की कमजोरियों की वजह से। इस समीकरण की दो घात है। देखिए, किसी भी समीकरण की जितनी घात होती है बेटा, उसके उतने ही मान होते हैं। तो इस तरीके से हम इस सवाल को निकालते हैं। तो ये होता है योगांतरानुपात, जिसमें x बटा वाई बराबर a बटा बी। इस तरीके का हमें कोई कैलकुलेशन या कोई एक्सप्रेशन आ गया है तो हम ऐसे कर सकते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं तुम सब बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और तुम्हारी तैयारी एकदम परफेक्ट चल रही होगी। तो हम अपनी तैयारी को और सुदृढ़ करने के लिए और मजबूत बनाने के लिए आज मैं पीडब्ल्यू की तरफ से तुम्हारे लिए लेके आया हूं माइंड मैप सीरीज का पहला अध्याय, जिसका नाम है बेटा गणितीय उपकरण। तो हमने ये गणितीय उपकरण लिया है पहले अध्याय के रूप में। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है बेटा जी। देखिए, इसको समझने के लिए मैं तुम्हें बताता हूं कि क्यों हम फिजिक्स में सबसे पहले गणित पढ़ते हैं। गणित पढ़ने का बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा कारण है बेटा जी। इसलिए हम पढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हमें फिजिक्स नहीं आती है बाबा, तो फिजिक्स तुम्हें आती है। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है बेटा। हकीकत में हम जब कोई सवाल कर रहे होते हैं तो हमारे सामने एक बड़ी समस्या होती है। जब किसी सवाल की गणना कर रहे होते हैं, लास्ट में उसके उत्तर तक जा रहे होते हैं, तो हम कहीं ना कहीं इस सोच में डूब जाते हैं कि यार यहाँ पर गणित का कौन सा सूत्र लगा होगा, गणित का कौन सा कॉन्सेप्ट लगा होगा। इन सभी समस्याओं में हम फंस जाते हैं और हमें लगता है कि हमें तो फिजिक्स ही नहीं आती है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है बेटा, हमें फिजिक्स बहुत अच्छे से आती है। लेकिन हम कहीं ना कहीं अटकते हैं हमारी गणित की कमजोरियों की वजह से। तो अगर तुम्हें भी अपनी गणित को या फिजिक्स को बहुत मजबूत बनाना है तो शुरू हो जाइए। और हम आज लेके आए हैं तुम्हारे लिए पहला अध्याय, जिसका नाम है गणितीय उपकरण। बेटा, हम इस अध्याय में, ये जो माइंड मैप सीरीज है, इसमें हम वो सारी चीजें कवर करेंगे जो तुम्हारे फिजिक्स में कहीं ना किसी चैप्टर में या किसी ना किसी सवाल में काम आ रही होगी। मतलब अगर सीधे सीधे मैं बात करूं तो आज का जो लेक्चर है हमारे लिए फिजिक्स पढ़ने से पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, शुरू करते हैं हम। अब देखिए, माइंड मैप सीरीज की बात करेंगे तो बेटा जी, माइंड मैप सीरीज का जैसे हम लॉन्च कर रहे थे उस समय भी हमने तो आप लोगों से बात करी थी कि माइंड मैप में हम कैसे चलेंगे और क्यों लाया गया है। बेटा जी देखिए, अगर मैं बात करूं तो हम किसी एक चैप्टर को 6 से 7 दिन में पढ़ते हैं। अगर कोई बहुत छोटा चैप्टर है तो हम उसको 3 दिन 4 दिन में पढ़ते हैं। लेकिन जब रिवीजन करने की बारी आती है तो हमारे सामने बड़ी समस्या रहती है कि किस तरीके से मैं जल्दी से इस चैप्टर का रिवीजन कर लूं। क्योंकि जब मैं भी तैयारी करता था बेटा जी, तो मेरे सामने भी बड़ी समस्याएं थी और मैं इसी बात में उलझा रहता था कि यार मेरे नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं। मेरे नंबर हकीकत में इसलिए नहीं आते थे क्योंकि मैं रिवीजन ही नहीं कर पाता था। और रिवीजन अगर करने बैठ जाता था तो मेरे से हार्डली 2-3 चैप्टर में कर पाता था, और अगर टेस्ट में मेरे 5-6 चैप्टर आ रहे हैं तो मैं सारे चैप्टरों का रिवीजन कर ही नहीं पाता था। क्योंकि जो चैप्टर लंबे लंबे 6 से 7 दिन में लगाकर हमने पढ़े हैं, उन चैप्टरों को अगर मेरे को 4 दिन पहले टेस्ट है या 4 दिन पहले मेरे को इन सबको पढ़ना है तो बहुत जल्दी रिवीजन कैसे करूं, इस बात को मेरे पास में समझना बहुत जरूरी है। इसलिए हम तुम्हारी इस तैयारी को बहुत तेजी से रिवीजन करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, जिसका नाम है माइंड मैप सीरीज। और स्पेशली बेटा जी ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, जो बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे कि हमारे लिए कुछ नया हो, हमारे लिए कुछ नया हो, और बहुत सारे बालकों के साथ ये समस्या होती है। तो प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं इस बात को कि किस तरीके से गणितीय उपकरण हमारे कहाँ कहाँ काम आते होंगे। देखिए, यहां हमें सारी चीजें कवर करनी होती है, कोई भी चीज छूट ना जाए, इसलिए यहां मैं तुम्हारे लिए हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में लेके आया हूं, जिससे हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा रिवीजन करना। तो देखिए बेटा जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं, अपन पढ़ने वाले हैं इसमें एक तो मूलभूत गणित, दूसरा पढ़ेंगे अवकलन, फिर समाकलन, और फिर पढ़ेंगे अपन वक्रों के बारे में। ये सारी बातें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बेटा जी। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करें तो हमारे पास में इस सीरीज में आता है द्विघात समीकरण। बेटा जी, जब अपन काइनेमेटिक्स पढ़ रहे होते हैं, जब अपन सरल रेखा में गति पढ़ते हैं, तो हमारे पास बहुत बार विस्थापन, समय, इन सब की वैल्यूज निकालने के लिए कई बार हमारे सामने द्विघात समीकरण बन जाता है। द्विघात समीकरण का मतलब होता है एक ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 होती है। एक ऐसा समीकरण
जिसकी अधिकतम घात क्या होती है, 2 होती है। तो ये द्विघात समीकरण कुछ इस तरीके का दिखता है बेटा जी, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहां पर x और y तो हमारे पास में वेरिएबल है और a b c ये नियतांक होते हैं। अगर मैं बात करूं इस समीकरण के शून्यांकों की कि x की कौन कौन सी मान हो सकते हैं, कौन कौन से वो वैल्यूज हो सकते हैं जिससे इस समीकरण को संतुष्ट किया जा सके, तो मैंने मान लिया कि चलो इसके जो मूल है, जो शून्यांक है, वो अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा का मतलब इस समीकरण की 2 घात है। देखिए किसी भी समीकरण की जितनी घात होती है बेटा, उसके उतने ही मान होते हैं। जैसे हमारे पास में द्विघात समीकरण है, इसकी 2 घातें हैं, मतलब इसके अपने को अधिकतम उत्तर कितने मिलने वाले हैं, x के कितने अधिकतम मान आने वाले हैं, 2। तो ये एक हो गया अल्फा और दूसरा हो गया है बीटा। तो अब अगर मेरे को इस समीकरण के x का मान निकालना है तो मेरे पास में एक सूत्र है, श्रीधराचार्य सूत्र। ये श्रीधराचार्य जी नाम के एक बड़े ही महान विभूति हुए थे, एक बाबा हुए थे, जिन्होंने इसका नाम रखा था अपने ही नाम से, श्रीधराचार्य सूत्र। तो ये है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। फिर इसके बाद में हमसे कई बार पूछ लिया जाता है कि इसके योग मूल हैं, जो ये जो शून्यांक दिए गए हैं, इनके मूलों का योग अगर 2 मेरे पास में, मेरे को पता है कि इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2, तो x के मान कितने आने होंगे, 2 आने होंगे। तो इसका मतलब मूल कितने हो गए, 2। अगर इन मूलों का योग पूछ लिया जाए तो बेटा जी इन मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और दोनों को गुणा कर दिया जाएगा तो अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा क्या, c बाई ए। तो ये आ गया अपने पास में मूलों का योग, और ये आ गया है बेटा जी मूलों का गुणन। खैर हमारे लिए ये चीजें बहुत ज्यादा काम आने वाली नहीं है, लेकिन बहुत बार हमें जब किसी समीकरण या कोई अपने को, जैसे सरल रेखा में गति की हमने बात करी, वहां अगर हमें समय का मान या विस्थापन का मान, कोई द्विघात समीकरण बन गई किसी क्वेश्चन को सोल्व करते करते, तो उस द्विघात समीकरण के मानों को हम इस तरीके से निकालते हैं। फिर अपन बात करते हैं आगे, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी, ये हमारे काम कब आएगा। सबसे पहले मैं बता देता हूं, जब अपन गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर पढ़ेंगे तो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में जब अपन पढ़ रहे होंगे कि जब धरातल से किसी द्रव्यमान को किसी ऊंचाई पर लेके जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, तो वहां पर हमें एक डेरिवेशन करना है। उस डेरिवेशन में बीच में एक स्टेप आएगी, वहां पर अपने द्विघात, ये द्विपद प्रमेय काम आएगी। इसको हम बाइनोमियल थ्योरम के नाम से जानते हैं। अब द्विपद प्रमेय का मतलब क्या हो गया कि यहां हमारे पास में 2 पद होंगे। देखिए ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, तो 1 प्लस एक्स की घात n, इसको अगर ओपन किया जाए तो ये इस तरीके से खुलेगा, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 बटा 2 x² प्लस एन एन माइनस 1 गुणा एन माइनस 2 और एक्स क्यूब, और ये ऐसे ऐसे चला जाएगा। क्लियर बात, ये जहां तक भी जाएगा एन के जितने मान दिए गए वहां तक जाएगा, ठीक है। ये तो प्लस का हो गया। अगर 1 माइनस एक्स की घात n हो तो ये जाएगा 1 माइनस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 बटा 2 x² माइनस एन एन माइनस 1 एन एन माइनस 2 बटा 6 और एक्स क्यूब, यहां तक जाएगा। अब हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस बात को जान लीजिए, इसको जानना बहुत जरूरी है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर कुछ इस तरीके से हमें द्विपद प्रमेय दी जाए और उसमें ये x का जो मान है ये 1 से बहुत कम हो, इस x का जो मान है, ये जो x लिखा है, इसका मान अगर बहुत कम हो 1 से, तो यदि x का मान 1 से बहुत ज्यादा कम हो तो ये जो घात होती है, ये जो घात होती है ये आगे आके गुणा हो जाती है, आगे आके गुणा हो जाती है। जैसा कि यहां दिया गया है कि ये जो घात होगी बेटा जी, ये यहां आएगी और गुणा हो जाएगी, यहां आएगी और गुणा हो जाएगी। बहुत बढ़िया। तो 1 प्लस एन एक्स, ये एन एक्स के साथ गुणा हो गया और यहां पर भी ये एन एक्स के साथ आके गुणा हो गया, तो 1 माइनस एन एक्स, यहां पर 1 प्लस एन एक्स। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है कि बहुत काम का है, बहुत काम का है बाबा, तो हम तुमको बता रहे हैं बाबा, इसके बिना तुम काम नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे सवाल होते हैं जिसमें इस तरीके की गणनाएं फंस जाती है, और तुमने बहुत बड़े बड़े सवाल करे होंगे जहां पर हमें इस तरीके की गणनाएं फंसती हुई दिखाई देती है। तो तुम्हें ये याद होना चाहिए बेटा जी
कि जब x की वैल्यू बहुत कम हो जाए 1 से और मेरे को कुछ इस तरीके से सवाल फंसा हुआ दिखाई दे, तो मैं क्या करूंगा, इस घात को आगे ले आऊंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में द्विपद पर में होती है। यहां पर यही बातें अपने को ध्यान में रखनी है। फिर आगे अगर बात किया जाए तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जिसको हम बोलते हैं लघुगणक। इसको अपन बोलेंगे लॉगरिथम। देखिए बेटा जी, इसको हम लॉगरिथम के नाम से भी जानते हैं, लॉग के नाम से। तो अब यहां पर सीधे सीधे बात करें तो बहुत बड़ी कहानी नहीं है, हमें वही चीजें पढ़नी है जो हमारे काम में आने वाली है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मेरे को दिया गया है log x की घात n, यहां पर log के साथ यहां दिया गया है x की घात n। जब इस तरीके से कोई सवाल होगा और इस तरीके से हमारे पास में कोई वैल्यू आ जाएगी, तो ये जो x की घात होती है बेटा जी, ये चली जाती है आगे, ये x की घात आ जाएगी यहां आगे, तो ये हो जाएगा n गुणा log x। तो ये हमारे पास में इसका पहला सूत्र हो गया है। फिर दूसरे सूत्र की बात करें तो जब मेरे पास में दो संख्याओं को गुणा किया गया हो log में, जैसे कि m गुणा n, तो log m गुणा n बराबर हो जाएगा क्या बेटा जी, log m माइनस log n। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात कर लूं तो जैसे कि मेरे को दिया गया log 2 गुणा 3, तो मैं इसको लिख दूंगा log 2 प्लस log 3, इस तरीके से लिख दूंगा जैसे कि यहां पर दिया गया मेरे को, यहां पर ये प्लस आ जाएगा बेटा जी, log m प्लस log n, इस तरीके से। यदि log m बटा n, जैसे कि log अगर दिया गया मेरे को 2/3, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम log 2 माइनस log 3। देखिए, जब भी गुणा में होगा तो m प्लस n यहां पर प्लस में ले जाएंगे और भाग में होगा तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सिंपल सी बात ये है, इनको घटा देंगे। फिर हमारे पास में ये दो वैल्यूज पता होना तुम्हें बहुत जरूरी है, हमारे बहुत बार काम में आती है बेटा जी। log 2 और यहां पर इसका आधार दिया गया है 10। देखिए, ये है आधार और ये अपने को वैल्यू निकालनी है किसकी, 2 की, तो ये आ जाएगा 0.3010। ऐसे ही अगर log 3 दिया गया और आधार अपने को दिया गया है 10, तो इसका मान हो जाएगा 0.4771। फिर ऐसे ही अगर बात करें तो ये भी एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है, ये केमिस्ट्री में भी काम आएगा तुम्हें, जब तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो वहां पर भी तुम्हें बहुत काम आने वाला है कि जब यदि मेरे को आधार ई दे दिया जाए और इसको अगर 10 आधार में, कौन से आधार में बदलना है, जब आधार 10 हो इसमें बदलना है, तो इस संख्या को अपन 2.303 से गुणा कर देंगे तो ये log 10 में बदल जाता है। क्लियर बात। फिर यहां से अपन बात करें, ये एक हमारे पास में कॉन्सेप्ट आ गया है कि जैसे कि मान लो कि मेरे को दिया गया कोई सवाल आ गया कुछ इस तरीके से कि मान लो कि √i1 बटा √i2, या कुछ ऐसे मान लो कि x1 बटा x2 बराबर दे दिया गया 2/3। तो योगांतर अनुपात क्या कहता है कि इन दोनों को पहले जोड़ दो, जैसे कि x प्लस वाई किया और फिर x माइनस वाई कर लिया, मतलब अंश में तो जोड़ दो और हर में क्या कर दो, घटा दो। ऐसे ही इधर भी अंश में तो जोड़ दो और हर में क्या कर दो, घटा दो। तो ये हो जाएगा यहां से जैसे x1 प्लस x2 बट्टा x1 माइनस x2, तो ये हो जाएगा 2 + 3 और 2 - 3। इस तरीके से जब कोई सवाल अपने पास में फंस जाता है तो इस तरीके से हम इस सवाल को निकालते हैं। तो ये होता है योगांतर अनुपात, जिसमें x बटा वाई बराबर a बटा b। इस तरीके का हमें कोई कैलकुलेशन या कोई एक्सप्रेशन आ गया है तो हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी। इसके बाद में अपन देखते हैं, फिर आती है समांतर श्रेणी। ये तो सभी बच्चों को पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है समांतर श्रेणी। तो देखिए, ये समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से सुनिएगा कि जैसे मान लो कि मेरे को ये इस तरीके से एक श्रेणी दी गई है, a1 a2 a3 an, इस तरीके से बहुत सारे पद दिए गए। तो समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि जब दो लगातार पदों का बीच का अंतर बराबर हो, जब दो लगातार पदों के बीच का अंतर बराबर हो तो उसको अपन बोलते हैं सार्व अंतर। उसको क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। और ऐसी सारणी को अपन क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। तो देखिए, सार्व अंतर मतलब इन दोनों पदों के बीच का अंतर, इन दोनों पदों के बीच का अंतर। तो a2 - a1,
इसका और इसका अंतर d के बराबर, फिर ऐसे ही इसका और इसका अंतर भी किसके बराबर, d के बराबर। तो जब भी हमें कोई इस तरीके की सारणी मिले, इस तरीके की श्रेणी मिले जिसमें दो लगातार पदों के बीच का अंतर बराबर हो, तो ऐसी जो श्रेणी होती है उसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। फिर अगर मैं बात करूं, मेरे को यहां पर कुछ इस तरीके से इसमें बहुत सारे पद दिए गए, मैंने मान लिया कि मेरे पास में n पद हैं, a1 a2 a3 और an। तो यहां से इन n पदों को अगर जोड़ना पड़े, अगर इन n पदों को जोड़ना पड़े तो इनका योग कैसे करेंगे हम, Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। यहां पर a है प्रथम पद, यहां पर a क्या हो जाएगा, प्रथम पद, लिख देंगे a बराबर हो गया है प्रथम पद, a हो गया है प्रथम पद, d हो गया सार्वत्रिक अंतर और n हो गया है कुल पदों की संख्या। फिर अगर nवा पद अपने को निकालना हो कि इसमें ये जो अंतिम पद है, या मान लो कि कोई सारणी दी गई मेरे को जिसमें बोल दिया गया कि बताइए इसका 20वां पद क्या होगा, तो nवें पद की बात करेंगे तो an बराबर हो जाएगा बेटा जी क्या, a प्लस n माइनस 1 गुणा d। d यहां पर फिर से सार्वत्रिक अंतर है, a हमारे पास में प्रथम पद है और n यहां पर वो पद है जो अपने को निकालना रहेगा। फिर अपन बात करें गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी में इसका योग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी, इसके जो योग अपन निकालेंगे वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे वहां पर भी हमारे को काम आएगा, जब अपन आवेशों की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, कूलॉम का नियम पढ़ेंगे, वहां पर भी हमारे लिए ये बात बहुत जरूरी है। देखिए क्या होता है गुणोत्तर श्रेणी, जब दो लगातार, यहां पर समांतर श्रेणी में क्या था, दो लगातार पदों का अंतर बराबर था, तो उसको हम क्या कहते थे, समांतर श्रेणी। यदि गुणोत्तर श्रेणी की अगर मैं बात करूं तो दो लगातार पदों का अनुपात हमेशा बराबर होगा। क्या हुआ, दो लगातार पदों का अनुपात अगर बराबर होगा तो उसको हम कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। जैसे कि मैंने एक श्रेणी ली a1 a2 a3 an, तो ये a2 को अगर a1 से भाग दे दें, a2 बटा a1, ये हो गया पहले दो पदों का अनुपात। फिर a3 बटा a2, ये हो गया अगले दो पदों का अनुपात। फिर ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो a4 बटा a3, ऐसे चलते गए अपन n तक। अगर इन सभी पदों का अनुपात बराबर आता है तो हमें क्या मिलता है, सार्वत्रिक अंतर। और ये बराबर आने पर ही अपन क्या बोल देंगे कि कौन सी श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी। अब हमारे लिए इस पूरी गुणोत्तर श्रेणी में अगर बहुत इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है जो हमारे लिए बहुत काम की है, वो है अनंत पदों का योग। कि अगर ये कुल पद अनंत दिए हुए हों, ये कुल पद कितने दिए हुए हों, अनंत दिए हुए हों, तो ये होता है a बटा 1 माइनस आर। इस अनंत पदों का अगर योग की बात करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, a बटा 1 माइनस आर। यहां r 1 से छोटा होना चाहिए, यहां पर r क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। फिर दूसरा है कि यदि ये r जो सार्वत्रिक अंतर है 1 से छोटा होगा तो ये सूत्र काम में लेंगे। यदि सार्वत्रिक अंतर 1 से बड़ा आ गया, यदि सार्वत्रिक अंतर 1 से बड़ा आ गया तो s अनंत बराबर आ जाएगा a बटा r माइनस 1। तो इस तरीके से हम इन अनंत पदों का योग निकालेंगे। फिर दूसरा, अब यहां ये देखिए, ये दो श्रेणियां लेके आया हूं मैं। इन दोनों श्रेणियों की अगर बात करेंगे तो यहां पर बड़े ध्यान से देखिए, लिखा है पहले n प्राकर संख्याओं का योग, फिर दूसरे पे लिखा है पहले n प्राकर संख्याओं के वर्गों का योग। बेटा ये दोनों चीजें हमारे लिए बहुत काम की है और काफी जगह पर काम में आती है। बहुत सारे सवाल होते हैं जहां पर इस तरीके की श्रेणियां बनती है, इस तरीके की सीरीज बनती है। तो यहां पर सीरीज जो बन रही है इसमें देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, इस तरीके से n पदों तक जा रहे हैं हम। तो अगर इसको जोड़ना है तो Sn बराबर इनका जो योग है ये आ जाएगा n n प्लस 1 बटा 2। यहां पर n क्या है, कुल पद, यहां पर n है कुल पद। बात समझ में आती है। फिर अगला है हमारे लिए पहले n प्राक, अगर अभी इन सबका वर्ग कर दूं मैं, 1 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कर दो और 4 का स्क्वायर कर दो, ऐसे ही n का स्क्वायर कर दो और सबको जोड़ दो, जैसे कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर और ऐसे ऐसे लास्ट में n स्क्वायर। तो इन पदों के योग की बात करें तो ये होता है n n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6।
ये दोनों चीजें हमें बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए बेटा जी, बहुत जगह हमें काम में आएगा। मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं, बेसिक मैथ जो है या गणितीय उपकरण जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं तुम्हें साथ के साथ बताते चल रहा हूं कि कौन सी चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो मैं तुम्हें कहूंगा कि बेसिक मैथ्स में तो जितनी भी बातें पढ़ रहे हैं हम, बेसिक मैथ में हम जितनी भी बातें पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी बहुत महत्वपूर्ण है, ये सारी की सारी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हमें इन सारी बातों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। तो देखिए, आगे मैं बात करता हूं त्रिकोणमिति। अब तुम्हें पता है कि त्रिकोणमिति के बिना तो आजकल कोई चैप्टर चलता ही नहीं है। अगर हमें फिजिक्स पढ़नी है तो त्रिकोणमिति तो आनी ही चाहिए भैया। ये तो ऐसा कॉन्सेप्ट है, इसके बिना हम बहुत मुश्किल होगा किसी भी चैप्टर को पढ़ना अगर तुम्हें त्रिकोणमिति नहीं आती है। तो देखिए, त्रिकोणमिति की अगर बात करें तो क्या होता है, ये हमें समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बारे में जब अध्ययन करना होता है तो उसी को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। सीधे सीधे बात करें, किसी भी समकोण त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं के बारे में अध्ययन करना ही त्रिकोणमिति है। तो जैसे मान लो कि मेरे पास में ये एक समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये कोण है और कोण के सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं क्या, लंब। इसको अपन बोलते हैं आधार। और इस समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी जो भुजा है इसको हम बोलते हैं बेटा कर्ण। अगर ये ए, ये बी और ये सी है तो ये जो सी बराबर होता है ये होता है √a² प्लस बी स्क्वायर। और ये हमें पता है किसने बोला था, पाइथागोरस ने। किसने बोला था, पाइथागोरस। इसको हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो हमें इस बात का पता होना चाहिए। फिर त्रिकोणमिति की बात करें तो इन त्रिभुज की भुजाओं और कोणों को पढ़ने के लिए त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में बताया गया। अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं इस बात को हम जानते हैं। ये त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, कैसे चलते हैं, इन सभी बातों को जानते हैं हम। यहां पर अगर सबसे पहले बात करूं तो सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात जो आता है वो है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। जब इसके लंब और कर्ण का अनुपात ले लिया जाए वो साइन थीटा के बराबर होता है। जब आधार और कर्ण का अनुपात लिया जाए तो कॉस थीटा के बराबर होता है। जब लंब और आधार का अनुपात लिया जाए तो वो टेन थीटा के बराबर होता है। मतलब जब इन भुजाओं में किसी एक भुजा का दूसरी भुजा के साथ अनुपात लिया जाए तो उस अनुपात को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहा गया। और ये त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास सबसे पहले साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा। ये तीन बातें अगर तुम्हें पता है तो बाकी सब चीजें इन सब का उल्टा होती है। जैसे साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा का अगर व्युत्क्रमानुपाती ले लिया जाए या व्युत्क्रम ले लिया जाए, इसको उल्टा कर दिया जाए तो हमें मिलेगा कोसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर था लंब बटा कर्ण, तो इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा लंब। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। ऐसे ही बात करें तो कॉस थीटा का उल्टा हो गया है सेक थीटा। तो यहां पर कॉस थीटा आधार बटा कर्ण था, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। ऐसे ही टेन थीटा बराबर था लंब बटा आधार, तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा 1/10 थीटा। हम टेन थीटा का उल्टा कर रहे हैं इसको, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब। बात समझ में आती है। फिर अब हम बहुत देर से ये कोण की बात कर रहे हैं, हमने भुजाओं के बारे में पढ़ा कि भुजाओं का जो अनुपात है उसको हम त्रिकोणमितीय अनुपात कह देंगे। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, इस तरीके से हमारे पास में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए जो अलग अलग भुजाओं के अनुपातों के बारे में बताते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि ये कोण क्या होता है बेसिकली। तो देखिए, ये जो कोण होता है बेटा जी, ये हम दो इकाइयों में इसका मापन करते हैं। सबसे पहली इकाई है रेडियन और दूसरी इकाई है डिग्री। अब हमें अधिकांश जो गणनाएं हैं या जो अधिकांश हमारे जो उत्तर आते हैं वो रेडियन में लिखने होते हैं। वो किस में लिखने होते हैं, रेडियन में लिखने होते हैं। तो यहां से अगर बात करें तो 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री होता है। 2 पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 360 डिग्री होता है। और यदि मेरे को इनका कन्वर्जन पूछा जाए तो ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि यदि रेडियन को डिग्री में बदलना है तो दिए गए कोण को 180 बटा पाई से गुणा करते हैं। यदि मेरे को कोई कोण रेडियन में दिया गया है, कोई कोण
रेडियन में दिया गया और उसको डिग्री में बदलना है तो उसे 180 बटा पाई से गुणा कर देंगे। फिर दूसरा है, यदि कोण डिग्री में दिया जाए तो उसको पाई बटा 180 से गुणा करेंगे। उसको किससे गुणा करेंगे? पाई बटा 180 से। तो जैसे एक उदाहरण मैं ले लेता हूं कि जैसे मान लो कि मेरे को पाई बटा 2 रेडियन दिया गया, ये रेडियन दिया गया, इसको डिग्री में बदलना है तो क्या करूंगा? 180 बटा पाई से गुणा कर दूंगा। तो पाई से पाई खत्म हो गया और ये 90 से इसको उड़ा दिया, तो ये आ गया है कितना? 90 डिग्री। बात समझ में आती है? ऐसे ही एग्जाम्पल यहां भी अपन कर सकते हैं कि जैसे ये 90 डिग्री आ गया था, इस 90 डिग्री को हम पाई बटा 180 से गुणा कर देंगे तो ये रेडियन में बदल जाएगा। ये आ गया 2, तो ये आ गया है कितना? पाई बटा 2 रेडियन। ये कितना आ गया है? पाई बटा 2 रेडियन। तो सिंपल सी कहानी है, ये कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और कोण डिग्री और रेडियन में मापा जाएगा और ये कुछ इस तरीके से त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अगली बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फिर से। जैसे सबसे पहले आता है, ये तो तुम सबको पता होगा, 9th-10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, जब साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को जोड़ दिया जाए तो हमें मिलता है 1 के बराबर। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास में कुछ सूत्र आ गए। फिर ये दूसरी सीरीज आ चुकी है, जब दो कोणों को जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, जैसे साइन ए प्लस बी तो साइन ए कॉस बी और प्लस साइन बी कॉस ए। यहां पर प्लस माइनस लिखा है, जब दो कोणों को जोड़ दिया जाए, जब प्लस होगा तो यहां पर भी प्लस होगा, यहां माइनस होगा तो यहां पर भी माइनस। जैसे साइन ए प्लस बी तो साइन ए कोस बी प्लस साइन बी कोस ए। अगर माइनस आ जाएगा तो साइन ए माइनस बी तो साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। यहां प्लस तो यहां भी प्लस, यहां माइनस तो यहां भी माइनस। क्लियर बात? अब अगर मान लो कि ए बराबर बी हो जाए और इनकी वैल्यू बराबर थीटा दी गई मेरे को, तो जब इन दोनों कोणों को जोड़ दिया जाए, जैसे कि साइन ए प्लस बी किया गया तो साइन थीटा प्लस थीटा, तो साइन 2 थीटा हो गया। तो साइन 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यहां पर प्लस का चिन्ह लिया है मैंने, तो साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा। तो यहां पर हमारे लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र यहां से निकल के आया है कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर। फिर ऐसे ही यहां पर ये एक और सूत्र आया हमारे पास में जिसको हमने लिखा कोस ए प्लस माइनस बी। यहां पर ध्यान से देखिएगा, जब यहां प्लस माइनस था तो यहां प्लस होने पर यहां भी प्लस, यहां माइनस होने पर यहां पर माइनस, लेकिन कोस में उल्टा होता है। यहां प्लस होगा तो यहां अपने पास में अगर बात करें तो देखिए यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ है, ये इसको अपन सही कर लेते हैं। ये देखिए ये कैसे लिखेंगे अपन, ध्यान से देखो, जब cos a प्लस माइनस बी है तो cos a cos b, यहां प्लस होने पर यहां आएगा माइनस और यहां माइनस होने पर यहां आ जाएगा प्लस और ये हो जाएगा साइन a साइन b। देखिए यहां पर cos तो cos cos और साइन साइन, ये सूत्र है हमारे पास में। क्लियर बात? तो प्लस होने पर देखिए मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं, कैसे आ जाएगा ये ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मान लो हमने लिख दिया cos a प्लस माइनस बी, तो सबसे पहले अगर प्लस काम में लेंगे तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b। यहां अगर माइनस लिया तो यहां आ जाएगा प्लस, ठीक है। अब जैसे यहां पर a बराबर b बराबर थीटा लिया था, तो यहां पर भी यदि दोनों कोण बराबर हो जाए, a और b दोनों बराबर हो जाए और बराबर आने के बाद में इनका मान आ जाए थीटा के बराबर, तो ये हो जाएगा हमारे पास में क्या, जैसे cos थीटा प्लस थीटा, हम प्लस प्लस की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा बराबर किसके आ गया? ये हो गया cos थीटा cos थीटा, तो cos थीटा गुणा होके क्या हो गया? cos स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा गुणा होके क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही एक और सूत्र इसमें और अपन जनरल मॉडिफिकेशन कर देंगे, तो ये एक सूत्र और आ जाएगा cos 2 थीटा बराबर क्या? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन के पदों में आ गया, और cos 2 थीटा की वैल्यू अगर हमें cos के पदों में जरूरत रहेगी तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा।
तो इस तरीके से ये कुछ साधारण साधारण सूत्र हैं, महत्वपूर्ण है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनको याद करना है, तुम्हें याद होना चाहिए बेटा जी। अगर याद नहीं करोगे तो हमारा खेल बिगड़ जाएगा। बहुत सारे सवाल होते हैं जहां पर हमें इन सूत्रों को काम में लेना है। हम सदिश पढ़ेंगे, फिर अपन जब वर्तीय गति पढ़ रहे होंगे वहां पर हमें वेग का परिवर्तन निकालना पड़ेगा एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर, तब भी हमारे लिए ये सूत्र काम में आने वाले हैं। तो बहुत जरूरी है बेटा जी इन सूत्रों को याद करना। ठीक है, आगे की कहानी बात करें तो ये कुछ कोण हैं जिनके मान हमें पता होने चाहिए। जैसे साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा लिखा है मैंने, क्योंकि बाकी जब मैं आगे बात करूंगा कि कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, वो तो इनके उल्टे होते हैं। कि जैसे साइन थीटा 30 डिग्री 1/2 होता है, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 2/1। तो मेरे को ये तीन चीजें पता होनी चाहिए, बाकी सब उल्टा हो जाएगा। तो देखिए यहां से देखें तो इस लाइन में लिखता हूं मैं सारे के सारे कोण। इस लाइन में सारे के सारे कोण हैं 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 270, 360, ये हमने कुछ महत्वपूर्ण कोण लिखे हैं। तो साइन 0 की बात करें तो ये हो जाएगा 0। जब साइन 30 डिग्री होगा तो 1/2, 45 डिग्री पर 1/√2, 60 डिग्री पर √3/2, 90 डिग्री पर 1। यहां तक समझो सबसे पहले। ठीक है, यहां से अगर बात करूं फिर इसको उठा के उल्टा कर दो तो ये 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। फिर मेरे को पता है यहां से एक और इंपॉर्टेंट सूत्र अगर मैं बात करूं तो वो होता है जब साइन थीटा को भाग दे दिया जाए कोस थीटा से तो हमें मिलता है बेटा जी क्या, टेन थीटा। जब साइन थीटा को हम भाग दे दें कोस थीटा से तो मिलेगा टेन थीटा। तो साइन और कोस इसमें इसका भाग दे दो, तो 0 को 1 से डिवाइड किया तो 0, 1/2 को √3/2 से डिवाइड किया तो √2 से √2 खत्म, 1/√3। इस तरीके से इस पहली वाली लाइन में दूसरी लाइन से भाग दे देंगे तो हमें ये तीसरी लाइन मिल जाएगी। क्लियर बात। फिर आगे की कहानी की अगर बात करें तो देखिए हमने हमारे पास में फिर आ गया है 120 डिग्री, ये √3/2, 1/√2, 1/2, 0, -1 और 0। इस तरीके से ये आगे की कहानी है। ठीक है, अब ये कैसे निकालते हैं, ये वही हमारे सूत्र है। जैसे 135 है, अब साइन 135 को मैं तो कहता हूं तुम 90 डिग्री तक याद कीजिए। इसके बाद के फॉर्मूले जो हैं जितने भी मान हैं वो हम निकाल सकते हैं, गणना कर सकते हैं। जैसे 135 डिग्री की बात करूं तो इसको अपन लिखते हैं क्या, 90 प्लस, इसको लिख सकते हैं हम 90 प्लस 45। ठीक है, इसको 90 प्लस 45 लिख दिया हमें। फिर क्या ये मेरे पास में कुछ साइन ए प्लस बी वाले सूत्र के जैसा बन गया है, जहां पर मैं ये लिखूंगा साइन ए की जगह है 90, कॉस 45 और फिर प्लस था तो प्लस आ जाएगा, और फिर ये हो जाएगा हमारे पास में साइन 45 और कॉस 90। अब मेरे को ये सारे के सारे मान पता है, मैं यहां पर वैल्यूज रखूंगा और ये मेरे को आंसर मिल जाएगा 1/√2। तो बाद के मान तो ऐसे निकाले जा सकते हैं। तुम्हें 0 से लेके 90 डिग्री तक के सारे मान पता होने ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। ठीक है, फिर आगे अपन बात करते हैं। हमारे पास में आ गया बहुत इंपॉर्टेंट रूल आ गया है जिसको हम बोलते हैं ASTC रूल। इसको अपन बोलते हैं क्या, ASTC रूल। इस ASTC रूल की अगर मैं बात करूं तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से, ध्यान से देखिएगा कि कुछ 4 चतुर्थांश होते हैं। ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है और ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा चतुर्थांश। अब ASTC रूल का मतलब है कि पहले चतुर्थांश में ऑल, ए का मतलब ऑल मतलब जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो सभी क्या है, पॉजिटिव है, वो सभी क्या है, धनात्मक है। और दूसरे चतुर्थांश में एस का मतलब है साइन, ये पॉजिटिव है, और साइन का उल्टा भी क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, वो भी क्या है, पॉजिटिव, और बाकी सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो यहां पर साइन थीटा तो होगा पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। तो और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास में पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तीसरे चतुर्थांश की अगर बात करें तो टी का मतलब है टेन थीटा। क्लियर बात। और इसका उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। ये दोनों तो होंगे बेटा पॉजिटिव और बाकी सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। ये दोनों धनात्मक और बाकी सब ऋणात्मक। चौथे चतुर्थांश की अगर बात करें तो कोस थीटा और इसका उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। ये दोनों तो हो गए हैं धनात्मक और बाकी सब क्या हो गए हैं, ऋणात्मक। बाकी सब क्या हो गए हैं, ऋणात्मक हो गए हैं।
अब यहां से ये दो बातें और लिखी है, बदलाव होगा और बदलाव नहीं होगा। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब है कि अगर मैं इस रेखा से इधर की तरफ जाऊं या इधर की तरफ आऊं, यहां से यहां तक, तो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाता है। और इस रेखा के इधर आऊं चाहे से इधर जाऊं तो त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई बदलाव नहीं होता है। इसको समझिए। इसको समझने की कहानी यह है कि जैसे मैं उदाहरण के तौर पर ले लेता हूं साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री इसका मान कैसे निकालूं? तो इसको मैं लिख देता हूं साइन 90 प्लस 30, इसको ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, तो साइन 90 प्लस 30 लिख दिया, तो क्या 90 से मैं 30 जोड़ के दूसरे चतुर्थांश में पहुंच गया? और यहां पर क्या होता है? बदलाव। यहां पर क्या होता है? बदलाव। सबसे पहले देखिए, क्या ये साइन 120 डिग्री दूसरे चतुर्थांश में है? क्योंकि ये 90 से, ये 0 से 90, ये 90 से 180, ये 180 से 270, ये 180 से 270, और यहां पर 0 के बाद में फिर आ जाएगा अपने 360 डिग्री। इस तरीके से ये 90 90 जोड़ते जाएंगे, तो 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। तो अब यहां देखिए 120 डिग्री होता है दूसरे चतुर्थांश में, इसका मान 90 से ज्यादा और 180 से कम दिया गया है। तो दूसरे चतुर्थांश में होने की वजह से इसका आंसर मेरे को धनात्मक मिलेगा। बहुत बढ़िया। अब बदलाव लिखा है, तो जैसे ही मैं 90 से आगे गया तो साइन बदल जाएगा किसमें? कॉस में, और ये हो गया है कॉस 30। और कॉस 30 कितना होता है? √3/2। कॉस 30 कितना? √3/2। देखिए अपन अभी अभी अपन ने टेबल लिखी थी, क्या उसमें साइन 120 डिग्री का मान √3/2 आ रहा है? देख लेते हैं। देखिए यहां पर √3/2 आया है हमारे पास में साइन 120 डिग्री का मान, जो हमने कुछ इस तरीके से एएसटीसी रूल से निकाल लिया है बेटा जी। ये एएसटीसी रूल से निकाला है। ऐसे यहां पर ये बिना बदलाव की लाइन है कि यहां से नहीं। अब बदलाव से बात करें तो साइन थीटा बदल जाता है कोस में, और कोस थीटा बदल जाता है साइन थीटा में। ये बात पता होनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, फिर सारे खेल अपने हो जाएंगे। फिर अपने पास में एक और इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये कोण अगर बहुत छोटा हो जाए, ये पूरा का पूरा कोण अगर बहुत छोटा रहे, छोटा का मतलब अगर 10 डिग्री से कम हो, हमारे लिए अपन 10 डिग्री तक मान के चलेंगे कि अगर थीटा का मान 10 डिग्री से कम दिया हुआ हो तो साइन थीटा थीटा आ जाएगा, कोस थीटा का मान 1 हो जाएगा, और टेन थीटा का मान ऐसे कैसे थीटा आ जाएगा। ये जो थीटा है ये दोनों रेडियन में होने चाहिए। ये दोनों कैसे होने चाहिए? रेडियन में होने चाहिए। रेडियन में होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लो कि एक एग्जांपल मेरे को दिया गया साइन 1 डिग्री। अब साइन 1 डिग्री की बात करें तो रेडियन में क्या हो जाएगा? अब 1 डिग्री 10 से कम है, तो साइन 1 डिग्री, डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो π/180 से गुणा। मैं ऐसे मान लेता हूं एक था तो एक ही आंसर आ गया, और π/180 से गुणा कर दिया तो रेडियन में बदल गया, तो इसका उत्तर आ गया है π/180 रेडियन। क्लियर बात? ऐसे ही कोस थीटा 1 के बराबर, टेन थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास में यदि कोण बहुत छोटा होगा तो इस तरीके से हमें इसको हल करना पड़ेगा। फिर आगे की बात करते हैं हम ढाल। इस तरीके से हमें ग्राफ दिया जाएगा एक्स और वाई, जिसमें ये एक सरल रेखा दी गई है। अगर इस सरल रेखा की ढाल की बात करें तो ढाल को हम लिखते हैं बेटा जी स्मॉल एम से, इस छोटे एम से हम ढाल को लिखते हैं। और अगर यहां से मैं इसके ढाल की बात करूं तो ये कौन हो गया? थीटा। तो ये जो टेन थीटा है यही ढाल के बारे में बताता है। स्लोप एम बराबर या ढाल एम बराबर होता है टेन थीटा, जो कि यहाँ x1 x2 ये y1 y2, तो यहां तक की जो दूरी हो गई ये है डेल्टा x और ये दूरी हो गई है डेल्टा y। तो टेन थीटा बराबर हो गया कितना? लंब बटा आधार। लंब कितना? डेल्टा y, और आधार कितना है? डेल्टा x। तो टेन थीटा बराबर डेल्टा y बटा डेल्टा x, और इसी को अपन क्या बोलते हैं? इसकी ढाल। और इस ढाल को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, डेल्टा y का मतलब y2 माइनस y1, और इसका मतलब हो गया x2 माइनस x1। बात समझ में आती है? फिर बात करें यदि ये कोण थीटा बराबर 0 डिग्री हो, थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब हो गया कि ये जो रेखा है अगर ये समांतर हो जाए एक्स अक्ष के, जब ये रेखा एक्स अक्ष के समांतर हो जाती है तो कोण अपना थीटा बराबर 0 डिग्री, ये थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री, और यहां पर अपने को ढाल क्या मिल जाएगी? 0। जब ये कोण 90 डिग्री से कम हो, ये वाला कोण 90 डिग्री से कम हो, तो ये स्लोप क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। फिर अगर ये थीटा 90 डिग्री से ज्यादा हो तो ये ढाल अपनी हो जाएगी नेगेटिव। और अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, ये पूरा 90 डिग्री के बराबर मतलब वाई एक्स के समांतर होने पर ये स्लोप कितनी आ जाएगी? अपनी अनंत के बराबर आ जाएगी।
फिर अपन बात करते हैं वक्र। ये ग्राफ हमारे लिए बहुत जरूरी है, ग्राफों के बारे में पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो वो है सरल रेखा। सबसे पहला जो ग्राफ आता है वो है सरल रेखा। अब सरल रेखा कुछ इस तरीके से दिया हुआ होता है, जब y समानुपाती हो x के, तो समानुपाती होने पर हमें कुछ इस तरीके से एक सरल रेखा मिलेगी। ये एक सरल रेखा मिलेगी जिसमें ये कोण थीटा होने पर इसकी ढाल m बराबर हो जाएगी किसके, tan थीटा के, जो कि हमें यहां पर दिया हुआ है। और इसका अगर जनरल रूप की बात करें तो y बराबर हो गया mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी, जहां पर m हो गई इसकी ढाल और c हो गया है कहां पर y को प्रतिच्छेद करेगा। ये ढाल, ये जो रेखा है y को कहां पर प्रतिच्छेद करती है उसको हम बोलते हैं c। फिर दूसरे नंबर पर अपने को दिया गया है कि जब इस तरीके से हमें कोई रिलेशन दिया हुआ हो, इस तरीके से कोई संबंध दिया हुआ हो कि y समानुपाती हो x स्क्वायर के और x समानुपाती हो y स्क्वायर के, तो इनसे जो ग्राफ बनेंगे इनको बोलते हैं परवलय। इनसे जो ग्राफ बनेंगे बेटा जी, इनको हम क्या बोल देंगे, परवलय बोल देंगे। अब ये परवलय किधर खुलेगा, देखिए एक का मुंह इधर खुला हुआ है, एक का मुंह इधर खुला हुआ है। देखिए यहां से अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखिएगा बेटा जी, यहां से देखेंगे तो हमें दिया गया कुछ इस तरीके से। मैं इन ग्राफों की बात करता हूं दोबारा से। यहां पर ये ग्राफ जब खुलेंगे तो इनका मुंह किधर खोलना है इस बात को समझना है। यहां पर घात एक किसकी है, y की, तो यहां y हो गया और ये है x। तो जिस भी पद की घात या जिस भी चर अचर की घात, यहां पर देखिए y समानुपाती एक्स स्क्वायर है, यहां पर घात एक किसकी है, y की, घात एक किसकी, y की, तो इसका मुंह खुलेगा y की तरफ। इसका मुंह किधर खुल जाएगा, y की तरफ। यहां पर घात एक किसकी, x की, तो ये इसका मुंह खुलेगा x की तरफ। देखिए ये y हो गया है, ये x हो गया। यहां पर घात एक किसकी है, x की, तो इसका मुंह किधर खोलेंगे अपन, x की तरफ। तो ये हो गया एक ग्राफ और ये हो गया है दूसरा ग्राफ। बात समझ में आती है। तो जब भी परवलय होगा तो परवलय का मुंह किधर खोलना है ये डिसाइड कौन करेगा, ये घात, जिसकी घात एक उसी की तरफ मुंह खुल जाएगा। फिर यहां पर आ गया है अपने पास में, इसको अपन बोलते हैं अति परवलय। इसको बोल देंगे क्या, अति परवलय। अति परवलय। x व्युत्क्रमानुपाती है y के, इसको, इस संबंध को अपन बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, जैसे इसको बोला था हमने समानुपाती। तो जब भी दो राशियां आपस में व्युत्क्रमानुपाती होती है तो उनका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है, हमें पता होना चाहिए। इसका मतलब है कि एक वैल्यू जब बहुत ज्यादा होगी तो दूसरी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। एक वैल्यू बहुत ज्यादा होने पर एक वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत कम। तो जैसे x की वैल्यू लगभग 0 थी तो y की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब y धीरे धीरे कम हो रहा है तो x धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो ये व्युत्क्रमानुपाती का संबंध हो गया। फिर आ गया है दीर्घवर्त। अब इस दीर्घवर्त की बात करें तो इसका साधारण जो सूत्र होता है बेटा वो होता है एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर एक। तो इसमें अगर बात करें तो ये, यदि ए का मान बी से ज्यादा होगा तो ये दीर्घवर्त ऐसा बनेगा, और बी का मान अगर ए से ज्यादा होगा तो दीर्घवर्त कुछ इस तरीके से बन जाएगा। खैर हमारे लिए ये वाली बात, ये वाली बात और ये वाली बात, ये तीन जो ग्राफ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सवालों में पूछे जाते हैं कि ग्राफ बनाई है, इनके बीच में ये संबंध दिया गया है। क्लियर बात। तो फिर अगर बात करें, यहां अपने को दिया गया आगे अवकलन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा जी। अवकलन की बात करूंगा तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जब अपन समतल में गति पढ़ेंगे या हम जब सरल रेखा में गति पढ़ेंगे, जब वेग, विस्थापन, त्वरण, इनके आपस में संबंध निकालेंगे, फिर कैसे वेग से त्वरण, कैसे विस्थापन से वेग, ये सारी चीजें कैसे निकालते हैं, इन सब के बारे में हमें अवकलन और समाकलन का पता होना बहुत जरूरी है। और अवकलन समाकलन ऐसे समझ लो लगभग हर चैप्टर में हमें काम में आने वाला है। तो देखिए सबसे पहली बात आती है अवकलन। अवकलन का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि मेरे को एक समीकरण दिया गया y बराबर इस तरीके से एफ ऑफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स, इस तरीके से एक फलन दिया गया है। तो अब मेरे को अवकलन निकालना है। अवकलन का मतलब होता है वाई डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब है y में x के सापेक्ष बदलाव। इसका मतलब क्या है, y में x के सापेक्ष बदलाव, y में x के सापेक्ष बदलाव,
इसको अपन बोलते हैं अवकलन। जब एक भौतिक राशि किसी दूसरी भौतिक राशि के सापेक्ष में बदल रही होती है और इनका बदलाव बहुत कम होता है तो इसको अपन बोलते हैं अवकलन। और अवकलन को इस तरीके से लिखेंगे dy बटा dx। y बदल रहा है x के सापेक्ष। तो अब इसका अगर मैं ग्राफिकल मीनिंग समझूं कि ये ग्राफ क्या कहता है, तो dy बाई dx का मतलब होता है ढाल। किसी भी ग्राफ, जो भी अपने को कोई ग्राफ दिया हुआ हो, अगर उसकी ढाल निकालनी हो तो हम उसका क्या कर लेते हैं, अवकलन कर लेते हैं। और ढाल को हम m से लिखते थे और ये tan थीटा के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए काम आएगा, ये ध्यान होना चाहिए। अवकलन का मतलब क्या हो गया, y और x के y x वक्र की ढाल। जब भी y और x के बीच में हमें ग्राफ दिया गया होगा उसके अपन क्या निकाल लेंगे, ढाल निकाल लेंगे, जो कि m बराबर tan थीटा के बराबर हो जाएगी। इसको मैं लिख देता हूं इस तरीके से कि ये हो गया अपने पास में क्या, y x वक्र, या एक्स वाई वक्र भी बोल दो, कोई समस्या नहीं है। y और x के बीच में जब वक्र बनाया गया तो इसकी ढाल अपने को दी गई है। अब अवकलन के नियमों की बात करें, किस तरीके से अवकलन करते हैं, कि मान लो कि हमें कुछ इस तरीके से दिया गया कि x की घात n, तो इसका अवकलन कैसे करेंगे, ये n आगे आ जाएगा। मतलब सीधे सीधे बात करूं तो कुछ इस तरीके से कि y बराबर हमें दिया गया x की घात n, तो इसका अवकलन कैसे करेंगे, ये हो गया है dy बाई dx, dy बटा dx। तो y की जगह लिख दिया x की घात n, y की जगह क्या लिख दिया मैं, x की घात n, और ये आ गया है dx। तो ये n आगे आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगी, ये जो n था आगे आ जाएगा गुणा में और एक घात कम हो जाएगी। इस तरीके से ये अपन गुणा, इसका अवकलन करेंगे। फिर साइन एक्स की बात करते हैं। साइन एक्स का जो, यदि y बराबर साइन एक्स दिया है तो dy बाई dx बराबर साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा cos x, और cos x का उल्टा हो जाएगा, cos x का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स से हम आगे की तरफ गए तो cos x, और cos x से पीछे की तरफ आए तो माइनस साइन एक्स। ये अपने पास में इसका अवकलन हो जाता है। फिर बात करें कि कांस्टेंट जो नियतांक होते हैं उनका अवकलन क्या होता है, तो बेटा नियतांकों में कोई परिवर्तन ही नहीं होता है, क्योंकि अवकलन का मतलब क्या है, एक राशि का दूसरे राशि के सापेक्ष में बदलना। तो जो नियतांक होते हैं वो कभी बदलते ही नहीं है, इसलिए उनका अवकलन क्या हो गया है, जीरो। तो नियतांक का अवकलन dy बाई dx बराबर जीरो। log x का अवकलन 1/x, e की घात x का अवकलन ऐसे कैसे e की घात x आ जाएगा। फिर बात करते हैं जब दो फलन गुणा में दिए गए हों u v, तो एक फलन को रोक लेंगे, दूसरे का अवकलन, एक को रोक लेंगे और दूसरे का अवकलन। हमने u को बाहर रोक लिया, v का अवकलन प्लस, अब v को रोक लो और u का क्या कर दो, अवकलन कर दो। तो ये हो गया हमारे पास में जब दो फलन गुणा में दिए हुए हों। और जब दो फलन भाग में दिए हुए हों तो हम क्या करेंगे, किसी एक को बाहर रख लेंगे। देखिए इस तरीके से y बराबर u बाई वी दिया है, तो पहले v को बाहर रख लो और u का अवकलन कर दो, फिर माइनस, अब u को बाहर रख लो और v का क्या कर दो, अवकलन कर दो, और हर में जो भी दिया है उसका क्या कर दो, वर्ग कर दो, स्क्वायर कर दो। तो ये आ चुका है अपने पास में, जब दो फलन आपस में क्या होंगे, भाग दिए हुए होंगे, तो इनका अवकलन अपन कुछ इस तरीके से करते हैं। फिर बात करते हैं, इसको अपन बोलते हैं वैसे बेटा चेन रूल, श्रृंखला नियम। इसको चेन रूल बोलते हैं हम, कि चेन बनानी है हमने। क्लियर बात, एक उदाहरण से समझाता हूं इसको, एक उदाहरण से समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। तो जैसे कि y बराबर अपने को दे दिया गया साइन कॉस x, ये एक चेन बना दी गई है कि यहां पर साइन x होना चाहिए था, लेकिन हमने x की जगह क्या लिख दिया, cos x। जब एक फलन में दूसरा फलन आ गया हो तो यहां पर चेन रूल लगेगा। तो यहां से देखिए सबसे पहले साइन x आया, तो dy बाई dx करता हूं, तो क्या करना है हमें, साइन x का ऐसे कैसे अवकलन कर दो, साइन cos x, साइन x का क्या होता है अवकलन, cos x, तो cos और x की जगह यहां पर cos x। अब इस cos x का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। तो इस तरीके से ये चेन रूल चलता है, जिसमें पहले साइन का अवकलन करो ऐसे कि ऐसे, cos x, अब cos x का अवकलन क्या हो गया है, माइनस साइन x, ये हो गया है चेन रूल। फिर आगे की तरफ बात करें, तो यदि हमें कोई फलन दिया गया है, जैसे कि y बराबर कुछ इस तरीके से, y बराबर fx, हमें इस फलन का अधिकतम और न्यूनतम मान बताना है। तो किस तरीके से हम इन फलनों का अधिकतम और न्यूनतम मान निकालते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। जब भी हम अधिकतम और न्यूनतम मान की बात करें तो dy बाई dx पहली बार अवकलन करने पर तो अवकलन जीरो के बराबर आता है।
तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। यहां से हमें कुछ वैल्यू मिलेगी, x के कुछ आंसर मिलेंगे। फिर इस dy बाई डी एक्स को बराबर 0 किया, 0 करते ही कुछ x की वैल्यूज आ जाएगी। फिर इसके बाद में हमें इसका एक बार अवकलन और करना है, और ये जो अवकलन अगर 0 से कम आ गया है तो अपने को मिलने वाला मान क्या होगा, अधिकतम मान होगा। और यदि ये दूसरी बार अवकलन करा और ये 0 से ज्यादा आ गया है तो मिलने वाला मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो हमें सिंपल सी बात ध्यान में रखनी है, अधिकतम मान निकालना हो चाहे से न्यूनतम मान, dy बाई डी एक्स दोनों में क्या होगा, 0 के बराबर। यहां अधिकतम मान के लिए दूसरी बार किया गया अवकलन 0 से कम हो तो अधिकतम, और यहां दूसरी बार किया गया अवकलन अगर 0 से ज्यादा होगा तो ये हो जाएगा क्या, न्यूनतम। बात समझ में आती है बेटा जी। फिर अपन बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट बात, कि जब परिवर्तनशील राशियों का औसत निकालना हो, कि कुछ राशियां होती हैं जो परिवर्तनशील होती है, ये हमारे काम आएगा जब अपन औसत चाल निकालेंगे, औसत वेग निकाल रहे होंगे, वहां काम आएगा हमारे पास में। कि जैसे मेरे को दिया गया था y बराबर एफ एक्स, तो अपन कैसे निकालेंगे औसत, ये पूरा का पूरा ऐसे दिया गया है, इसका अवकलन कर देंगे, समाकलन कर देंगे, ऐसे कैसे, ऊपर की तरफ ध्यान से देखिएगा, ये यहां इसको अपन समाकलन बोलते हैं, कि ये आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स, कहां से x1 से x2 तक। फिर यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा ऐसे कैसे, x1 से x2 तक dx, ये औसत मान हो गया कुछ इस तरीके से। क्लियर बात। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट सा सूत्र आया है हमारे पास में, कि यदि a sin x प्लस b cos x दिया हुआ हो तो इसका अधिकतम मान और न्यूनतम मान निकालना है। तो अधिकतम मान तो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और न्यूनतम मान होता है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए हमें, कि अधिकतम मान और न्यूनतम मान क्या होगा जब ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स दिया हुआ हो तो इनका अधिकतम और न्यूनतम मान क्या होगा, तो ये आ जाएगा। इसके बाद में हमारे पास में लास्ट टॉपिक जो बचता है बेटा जी वो है समाकलन। इस समाकलन की बात करें तो क्या होता है, इसका फिर से हम वही ग्राफिकल मीनिंग समझे तो समाकलन का मतलब होता है बेटा जी, यहां पर y डॉट dx किया गया, ये जो चिन्ह दिया गया है ये समाकलन का है, और ये दिया गया है y डॉट dx। इसका मतलब है y और x के बीच में अगर ग्राफ बना हुआ होगा तो उसका इंटीग्रेशन मतलब दिखाता है उसका क्षेत्रफल। समाकलन का मतलब ही क्या होता है, किसी दिए गए ग्राफ का क्षेत्रफल निकालना। फिर किस तरीके से समाकलन करते हैं ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला नियम आता है, जब अपने को दिया गया x की घात n का समाकलन करना है तो कैसे करेंगे, ये जो घात है इसमें एक बढ़ा देंगे और n+1 इतना ही अपन भाग दे देंगे। फिर ऐसे 1/x dx की बात करें तो ये होता है log x, sin x dx की बात करें तो ये होता है माइनस cos x dx की बात करें तो ये होता है sin x। क्लियर बात। और फिर यहां पर अपने को दिया गया कुछ इस तरीके से, किस अपने को दिया गया e रेज टू पावर ax प्लस बी dx, तो इसका पूरे का जो समाकलन करेंगे हम वो e का समाकलन ऐसे कैसे, जैसे यहां पर अपन बात करें कि e की घात x का जो समाकलन है बेटा जी वो ऐसे कैसे e की घात x ही होता है। क्लियर बात। तो यहां से अब इसका अवकलन ऐसे कैसे आ जाएगा, क्योंकि e रेज टू पावर x का अवकलन e रेज टू पावर x होता है, लेकिन जब ax प्लस b और दिया जाए तो भाग में हम क्या करेंगे, x का गुणांक लिखेंगे, भाग में क्या लिखेंगे, x का गुणांक लिख देंगे। बात समझ में आती है, इस तरीके से ये करेंगे हम। अब जैसे मान लो कि मेरे को यहां पर एक उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात कर लूं तो ये आ गया मेरे पास में e रेज टू पावर 2x प्लस 3, इसका मेरे को समाकलन करना है। तो ये हो जाएगा क्या, e की घात 2x प्लस 3, तो ऐसे कैसे आ जाएगा, और ये x का गुणांक क्या है 2, इसको भाग दे देंगे, ये आ गया प्लस c। तो देखिए यहां पर समाकलन अपने पास में दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है निश्चित समाकलन, एक होता है निश्चित समाकलन, और दूसरा होता है बेटा जी अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन देखिए, जब मेरे को यहां पर इस समाकलन के चिन्ह में कोई सीमाएं नहीं दी हुई होगी या कोई लिमिट नहीं दी हुई है तो ये मेरे पास में अनिश्चित समाकलन है, और अनिश्चित समाकलन में हम प्लस सी करेंगे, जितने भी उत्तर होंगे उन सब में क्या कर देंगे, प्लस सी कर देंगे। लेकिन जब निश्चित समाकलन की बात करूं तो जैसे मान लो कि मेरे को ये दिया गया x की घात 2 गुणा dx और 0 से 1,
यहां पर मेरे को इस पर लिमिट दी गई है, इसकी सीमाएं दी गई कि इसका अवकलन कहां से कहां तक करना है, जब x का मान 0 से 1 तक हो। इसको बोलते हैं निश्चित समाकलन। अब समाकलन करने का रूल अपना वही है, ये घात थी, इसमें एक जोड़ दिया तो 2 + 1 हो गया 3, और इतने से ही हमने क्या कर दिया, भाग दे दिया। और ये जो लिमिट है अपने पास में 0 से 1, इसमें अपन करना है अपने को कुछ इस तरीके से। पहले इसको बोलते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये बड़ी लिमिट है, इसको रखो ऐसे कैसे, माइनस लोअर लिमिट कितनी, 0, 0 का क्यूब बटा 3। तो ये तो हो गया 0 और ये बच गया 1/3। तो इसका उत्तर आ गया अपने पास में 1/3। और यहां उत्तर में हम +c नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये हमारे पास में निश्चित वैल्यू है इसकी। ये निश्चित समाकलन होता है और निश्चित समाकलन में सीमाएं दी हुई होती है। क्लियर बात? देखिए बेटा जी, हमने इस पूरी कहानी में जो पढ़ा है आज, बहुत कुछ सीखा है। और ये अगर मैं बात करूं तो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी। मैं तुम्हें फिर से रिमाइंड करता हूं, फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि अगर तुमने ये सारी चीजें याद कर ली है और सारे फॉर्मूले, सारे सूत्र अगर तुम्हें याद हैं, तो मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम्हें विश्वास के साथ कह रहा हूं बेटा जी, फिजिक्स तुम्हारे लिए बहुत आसान होने वाली है। और तुम इतनी सी इंफॉर्मेशन, ये जितना सा हमने आज, बहुत छोटा सा लेक्चर हमारा 40 से 45 मिनट का है, अगर ये सारी बातें तुम्हें याद हो गई है तो मैं गारंटी से कह सकता हूं बेटा जी, तुम एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन बहुत आराम से सही करोगे, जो तुम गलत करते थे सिर्फ गणित नहीं आने की वजह से। फिजिक्स तुम्हें बहुत अच्छे से आती थी, लेकिन गणित में तुम्हारी दिक्कत थी। और ये सारी चीजें अगर तुमने कर ली तो वो 10 से 15 क्वेश्चन तुम्हारे सही हो जाएंगे जो तुम गलत करते थे। बात समझ में आती है बेटा जी? तो मैं तुम्हें एक ही बात कहना चाहूंगा, बहुत अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, मेहनत कीजिए। हम आने वाले चैप्टर हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। ये पूरी सीरीज जो डिजाइन करी गई है बेटा जी, बहुत खूबसूरत सी एक सीरीज है, जिसको हम बहुत प्यार से, बहुत कायदे से पढ़ेंगे। तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए बेटा जी। तो मैं अगर बात करूं तो ध्यान से सुनिए, जाते जाते बस एक लाइन कहना चाहूंगा बेटा जी, कि मेहनत हमेशा करते रहिए। मेहनत के बिना कुछ होता नहीं है। अगर कुछ मिल गया है तो कुछ और अच्छे की तलाश कीजिए। तो मैं तुम्हें कहना चाहूंगा कि 72 से 72, अगर मेरे को कुछ अच्छा मिल गया है तो अच्छे से अच्छे की तलाश कीजिए, 72 से 72 की तलाश कीजिए। और मिल जाए नदी, अगर मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश कीजिए। टूट जाता है शीशा पत्थर से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, एक ऐसा शीशा ढूंढिए जो पत्थर को भी तोड़ दे। एक ऐसा शीशा ढूंढिए जो पत्थर को भी तोड़ दे बेटा जी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इसके साथ ही अपन आज के लिए विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले अध्याय में। उसके पहले ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ के आइए बेटा जी। तो मिलते हैं अगले अध्याय में। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।